Hello everyone, my name is Ankit Sharma and I am back with another video on our video series. So today we will discuss chapter 2nd of class 9th NCERT, that is matter around us pure. So before we start this topic, I want you guys to know that we are also on Telegram by the channel name of Mission CAPF Hub. So this channel is operated by Swapnil sir and team. So what do we provide on this channel? We provide personal mentorship and guidance. We provide approach building towards questions that are asked by UPSC, and SSC, INET and FCAT. Third thing, we provide current affairs that are totally based on the trends that are the trends of the competitive exams. Fourth thing, we provide static topics that are asked previously by different competitive exams. So you can contact Swapnil sir and you can join our group as well. It is totally free of cost. So we start with our topic, that is matter around us pure. सो जैसे मैटर कि मैटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ओके तो देखिए अब दो चीज़ें होती हैं. हमने अपने कभी लेबल पढ़ा हो कि ये चीज़ प्योर है, ये चीज़ अनप्योर है, ठीक है. हम जनरली देखते हैं कि मिल्क के ऊपर लिखा रहता है प्योर मिल्क, प्योर घी, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं. बट आप एक ये देखो कि एक जो बंदा साइंस पढ़ रहा है, ठीक है, आई मीन इफ़ ही इज़ अ साइंटिस्ट और समवन हु इज़ रिलेटेड टू साइंस, ठीक है, तो वो कैसे बोलेगा कि कौन सी चीज़ प्योर है, कौन सी चीज़ अनप्योर है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्योर मैटर है, ठीक है, तो बाय प्योर मैटर आई मीन कि वो जो चीज़ मैटर है वो सिर्फ एक ही चीज़ की बनी हुई है, उसका जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो एक ही. जैसे गोल्ड देखिए, यहाँ पर गोल्ड है, ये सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट पार्टिकल है इसका, जो कि है गोल्ड, ठीक है. गोल्ड अपने आप में एक एटम है, एटम से बन के ये जो हम गोल्ड हम परचेज करते हैं, यूज़ करते हैं, ये उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है. तो देखिए ये तो था हमारा जो प्योर मेटल है. इसके अलावा देखिए आप जनरली हमें जितनी चीज़ें मिलती हैं ना वो सारी क्या होती हैं, वो सारी होती हैं मिक्सचर, ठीक है. तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि जितनी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो जनरली एग्जिस्ट करती हैं एज मिक्सचर. तो देखिए मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा प्योर चीज़ों का मेल, ठीक है. जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वो मिक्सचर फॉर्म करती हैं. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या था, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. तो देखिए हमारा क्वेश्चन था, आई जस्ट शो यू द क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन ये था, अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर kinds of matter by any physical process. Dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CDS 2 2019. तो देखिए रिसेंट टॉपिक है, रिसेंट ट्रेंड है ये CDS का, UPSC का रिसेंट ट्रेंड है. तो देखिए मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका आंसर दिखाऊंगा इसी चैप्टर में, ठीक है, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ NCERT. तो देखिए फर्स्ट लाइन जो उसमें दे रखी थी वो देखिए उसका आंसर यहाँ पे, सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, वहाँ पे लिखा था कैन बी सेपरेटेड, यहाँ क्या लिखा है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते इनटू डिफरेंट प्योर मैटर, ठीक है. अगर आपको कोई बोले कि आप अलग कर दीजिए वुड को, ठीक है, जो एक लैमिनेटेड वुड होती है वो वुड के साथ साथ कई और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बनी होती है. अगर आपको बोल दे कि फिजिकल प्रोसेस उसको अलग कर दो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. किसी भी फिजिकल अगर बोल दे कि आप एवेपोरेशन से अलग कर दो, ठीक है, एवेपोरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय द वे, बट से फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग बोल दे, वीविंग बोल दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो जो हमारा फर्स्ट इसमें इन्होंने लाइन दे रखी थी वो हमारी रॉन्ग हो जाती है. देखिए यहाँ बोल रखा था कि कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, और देखिए एग्जैक्ट ये लाइन है, इसमें एक वर्ड भी डिफरेंट नहीं है. आप ये लाइन यहाँ पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पढ़िए, ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है. और देखिए सेकंड लाइन में उन्होंने क्या बोला, हमें सेकंड लाइन में हमें बोलता है ये डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, ठीक है. तो जो सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होता है, ठीक है, उसको हम पानी से निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. वाटर को हम एवेपोरेट करेंगे तो वाटर वेपर्स में चेंज होकर उड़ जाएगा और नीचे सोडियम क्लोराइड बच जाएगा. तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, ठीक है. और ये स्टेटमेंट का आपको जो प्रूफ है वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है. वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड
कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, ठीक है। डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। देखिए अब मेरे को एक अक्षर भी नहीं मोड़ना पड़ा, मेरे को सीधा आंसर मिल गया। तो आप देख सकते हो कि यूपीएससी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आंसर क्वेश्चन निकालती है और वहीं से आंसर देती है। तो आप इंपॉर्टेंस समझिए एनसीईआरटी पढ़ने की, इसीलिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है दैट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, बिकॉज वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देखिए नेक्स्ट थिंग पे आते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन के बारे में बोलते ही आपके दिमाग में क्या बात आती है, मेरे दिमाग में तो देखिए मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ तो कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज दिस इज सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज अ सोल्यूशन। बाय सोल्यूशन आई मीन कि एक मिक्सचर, ठीक है, जिसके अंदर एक सल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो। सो व्हाट इज सल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, ठीक है। आई जस्ट लेट यू नो यू गाइज लेट यू नो दिस। तो देखो जो भी कंपोनेंट कम मात्रा में यूज़ करते हैं हम उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सल्यूट, ठीक है। देखिए सल्यूट ये रहा, ठीक है। अब जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन के अंदर एक चीज़ को हम घोलेंगे और एक चीज़ के अंदर घोलेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ नमक का और पानी का। तो हम नमक कम मात्रा में लेंगे, पानी ज़्यादा मात्रा में लेंगे। नमक को हम पानी के अंदर घोलेंगे तो हमारा नमक क्या हुआ, हमारा नमक हुआ सॉल्यूट, ठीक है। और हमारा जो पानी है वो क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ठीक है। जिसके अंदर घोलते हैं वो सॉल्वेंट और जिसको घोलते हैं दैट इज सल्यूट, ओके। देखिए इसके अलावा अलॉयज़ के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि अलॉयज़ क्या होता है। तो अलॉयज़ भी मिक्सचर होते हैं। अलॉयज़ क्यों बनाए जाते हैं, अलॉयज़ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जैसे कि आपको पता है कि आयरन अगर हम यूज़ करें तो आयरन रस्ट खा जाता है, पर आयरन को हम किसी और मेटल से मिक्स करें जो जल्दी रस्ट नहीं खाता, से फॉर एग्जांपल जिंक, ठीक है। तो आयरन की जो हमारे पास जो नेक्स्ट मिलेगा एलिमेंट उसकी एफिशिएंसी अगेंस्ट रस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अलॉयज़ क्या होता है, अलॉयज़ मिक्सचर होता है मेटल्स का, ठीक है। और दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको केमिकली बाइंड करते हैं, केमिकल प्रोसेस से दो मेटल्स को बाइंड करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल भी आपसे पूछ सकता है कि ब्रास किसका एलॉय है, ठीक है। तो आप याद रखिए ब्रास एलॉय है जिंक का और कॉपर का, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप ब्रॉन्ज और सोल्डर बताइए कि किसका एलॉय है वो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वो किसका एलॉय है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए मिक्सचर का यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, पर जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी पूछ सकता है या फिर कोई और एग्जाम वाला पूछ सकता है, वो है एयर का, ठीक है। आपको एयर के लिए स्टेटमेंट दे देगा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस और नॉट। सो मेनी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज इन दिस, उनको समझ नहीं आता कि एयर मिक्सचर है या नहीं। तो एयर मिक्सचर है क्योंकि एयर के अंदर एक से ज़्यादा गैस मिलके बनी हुई है वो, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए अब जब नमक पूरी अच्छी तरह घुल जाता है पानी के अंदर तो उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आप उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते और नमक को आप देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो नेक्ड आई से उसको देखना मुश्किल है। अब देखिए एक प्रोसेस होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट फैलती है, ठीक है। स्कैटर करना मतलब लाइट का फैलना। तो वो कब पॉसिबल हो पाता है, वो तब पॉसिबल हो पाता है जब आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज अगर बड़ा होगा, इतना बड़ा कि वो लाइट की रे ऑफ लाइट को फैला सकें, ठीक है। अगर वो रे ऑफ लाइट को फैला सकते हैं तो वो स्कैटर कर पाएगा, और अगर नहीं फैला पा रहा तो वो स्कैटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस दे कैन नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के अंडर कि सोल्यूशन स्कैटर कर पाता है या नहीं कर पाता। सो प्लीज़ रीड दिस केयरफुली। अब देखिए, अब देखते हैं हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मैं आपको मैं इजी समझाता हूँ कि अगर कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी भी नीचे सेटल नहीं करते,
ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स आपको नीचे बैठे हुए नहीं दिखते, जैसे आप मिट्टी है, रेत है, आप उसको पानी में डालिए वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। अगर इनके जैसे नमक है वो नीचे नहीं बैठ रहा, वो पूरा घुल चुका है, तो जो सोल्यूशन होगा ना वो स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबल किस लिए होगा? क्योंकि वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, वो बाइंड हो चुका है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि अनस्टेबल सोल्यूशन क्या होता है? अनस्टेबल सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सोल्यूट है वो नीचे जाके सेटल कर जाता है, बैठ जाता है, वो पूरा घुल नहीं पाता, ठीक है। इसलिए उसको हम अनस्टेबल सोल्यूशन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट थिंग है, छोटे छोटे टॉपिक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आपने देखा होगा जनरली कि जैसे आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर आपने शुगर मिलाना स्टार्ट किया, आपने 2 स्पून डाली, घुल गया वो, ठीक है। 3 स्पून डाली, घुल गया। 4 स्पून डालोगे तो शायद थोड़ी शुगर बच जाए, 5th पे और बच जाए। तो जहाँ पर शुगर उस वाटर के अंदर घुलना बंद हो जाती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। वो पॉइंट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो इससे ज़्यादा और सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, ओके। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप और ज़्यादा सोल्यूट नहीं घोल सकते, उसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है? जो सैचुरेट नहीं होता। सैचुरेट मतलब क्या होता है? घुल जाना, ठीक है। तो जो घुलता नहीं है वो से हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और जो घुल जाता है उसे सैचुरेटेड बोलते हैं, ओके। जैसे आपने 1 टीस्पून ऑफ शुगर मिलाया वाटर के अंदर और वो अच्छी तरह घुल गया, तो हम उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए कभी न्यूमेरिकल पूछ ले, अगर इनकेस नहीं भी बोलता तो आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन मतलब क्या है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितनी मात्रा में है, कितना ज़्यादा सोल्यूट है, कम है, ज़्यादा है, वो हमें कंसंट्रेशन से पता लगता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ओके। जितना सोल्यूट लिया है उसको डिवाइड कर दो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन से। और इनकेस आपसे अगर परसेंटेज भी पूछता है कि परसेंटेज निकाल के दिखाओ सोल्यूट की, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 100, ओके। सो दिस इज़ फॉर योर नॉलेज। और इनकेस अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। अब देखिए हम चलते हैं, सोल्यूशन हमने खत्म कर लिया, अब हम चलते हैं सस्पेंशन पर, ठीक है। सस्पेंशन होता है नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। तो देखिए होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस होता है, होमो मतलब सेम, ठीक है, जीनस मतलब अ मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर होता है जहाँ पर सारे पार्टिकल्स आपको एक जैसे दिखते हैं। जैसे आप वाटर और सॉल्ट को मिलाओ, ठीक है, तो आपको सारे पार्टिकल एक जैसे, मतलब जो सारा सोल्यूशन है वो एक जैसा दिखेगा। उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पर शुगर है, कहाँ पर सॉल्ट है, कहाँ पर पानी है, वो आप अलग अलग नहीं बता सकते, ठीक है। नॉन होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि चीज़ें अलग अलग दिख जाती हैं कि इसमें ये पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है। तो सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। नॉन होमोजेनियस को हम हेट्रोजेनियस भी बोलते हैं। इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं करते और हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड मतलब लटके रहना, ठीक है। तो देखिए जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें पार्टिकल लटके रहते हैं पूरी अच्छी तरह और घुल नहीं पाते, वो सोल्यूशन क्या होता है? वो मिक्सचर क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो देखिए सस्पेंशन क्या है? एक अनस्टेबल मिक्सचर है, ठीक है। सस्पेंशन के अंदर कभी भी आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करा सकते, ठीक है। सॉरी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करा सकते हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करा सकते हो इसमें, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ सस्पेंशन का एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? सस्पेंशन का एग्जांपल ले सकते हो मड प्लस वाटर, ठीक है, या मड भी कह सकते हो, मड प्लस वाटर ले लो आप, उसमें पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है। या फिर आप सॉइल ले सकते हो, सॉइल प्लस वाटर, उसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है और वो नीचे जाके बैठ जाता है या बीच में घूमता रहता है, ठीक है। इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और सोल्यूशन अनस्टेबल होता है। तो प्रॉपर्टीज़ याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसे पूछे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ बताइए, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्वेश्चन है, फिर आप चूज़ करिए कि ए बी सही है, बी सी सही है, ऑल ऑफ द अबव या फिर नीदर ऑफ द अबव। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है। अब आते हैं देखिए कॉलॉइड पर। तो देखिए कॉलॉइड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। यूनिफॉर्मली स्प्रेड का मतलब क्या है? वो एक जैसे मात्रा में घुले हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल साइज छोटा होता है सस्पेंशन से, इसका ये याद रखिए कि कॉलॉइड के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो सस्पेंशन से छोटा होता है,
ठीक है। तो मिक्सचर लगता है कि वो होमोजीनियस है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो जिसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं और पार्टिकल साइज छोटा है, दिख नहीं रहा कि पार्टिकल्स अनस्टेबल हैं स्टेबल है, तो ऐसा लगता है कि पार्टिकल सारे घुले हुए हैं और हमें होमोजीनियस लगता है, पर ये होमोजीनियस नहीं होता। याद रखिए, कलर्ड क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सिर्फ सोल्यूशन ही होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सोल्यूशन भी है और एलॉयज भी है। अब देखिए, अब आते हैं कलर्ड के ऊपर, कलर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर। कलर्ड का पार्टिकल साइज छोटा होता है, पर इतना भी छोटा नहीं होता कि उसमें से रे ऑफ लाइट पार ना कर पाए, ठीक है। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू रे ऑफ लाइट पार करती है, जैसे ये देखिए 2 सॉल्यूशंस थे, इसमें से एक से पार कर गई रे ऑफ लाइट, एक से नहीं की, ठीक है। जिसमें से पार कर गई है, ठीक है, जो कर पा रहा है सोल्यूशन, ठीक है, वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके, ठीक है। ये जो फिनोमेना होता है इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। तो अब टिंडल इफेक्ट पे आ गए, तो टिंडल इफेक्ट से आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखिए, ये CAPF 2019 का क्वेश्चन है। कितना रिसेंट क्वेश्चन है? लास्ट ईयर CAPF का है। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो देखिए, मैंने आपको बताया टिंडल इफेक्ट दिखाने के लिए क्या ज़रूरी है। टिंडल इफेक्ट दिखाने के लिए क्या, एक तो ये बात ज़रूरी है कि जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि वो टिंडल इफेक्ट दिखा पाए, ठीक है। तो चॉक पाउडर देखिए, चॉक पाउडर को आप पानी से मिलाइए तो उसमें पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इस वजह से वो लाइट को स्कैटर कर पाएगा। मिल्क देखिए, मिल्क भी कर सकता है। आप प्रैक्टिकली करके देखिए चीज़ें, बिकॉज आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि साइंस इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल देन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। स्टार्च सोल्यूशन स्टार्च लीजिए थोड़ा, ठीक है, उसको वाटर के साथ मिक्स करिए, या फिर आप पोटैटो बॉईल करते हैं, उसके बाद जो पानी बचता है दैट इज स्टार्च वाटर, ठीक है। आप उसको ले सकते हो, उसमें आप ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है, वो भी करेगा। इसमें से जो नहीं करेगा वो है लाइम जूस, ओके। ओनली लाइम जूस एक ऐसी चीज़ है जो टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स छोटे हैं, जो पार्टिकल साइज है वो छोटा है, इतना बड़ा नहीं कि वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाए। तो देखिए कितना रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्ड है, कलर्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लाइट को स्कैटर करते हैं और सोल्यूशन स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब क्या है? जब आप उनको छोड़ दोगे खाली तो क्या होगा कि वो नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है। नीचे नहीं बैठेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो स्टेबल दिखेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, कलर्ड के अंदर कलर्ड बना होता है 2 चीज़ों का, एक उसमें होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम वो होता है, आप ये इतना समझिए, आपको इजी तरीके से बताता हूँ कि डिस्पर्स फेज आप सॉल्यूट मान लीजिए, डिस्पर्जन मीडियम आप सॉल्वेंट मान लीजिए। तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के अंदर होता है, ओके। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और इन्हीं एग्जांपल पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ रखा है। तो देखिए, CPF 2016 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा कलर्ड नहीं है। तो देखिए, मिल्क, मड, बटर, बोरिक एसिड, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको 3 के 3 तो ये आपको एज इट इज दिखा देता हूँ हमारे चैप्टर के अंदर गिवन। तो देखिए, मिल्क कलर्ड है, मड कलर्ड है, बटर कलर्ड है, तो बच्चा क्या? बोरिक एसिड। तो सीधे आप एलिमिनेशन टेक्निक से यहाँ आप कर सकते हो कि बोरिक एसिड आंसर आपका। तो देखिए, ये जो अप्रोचेज हैं ये हम आपको CAPF चैनल पे बताते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आप स्मार्ट एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आप चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आता है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के कई तरीके हैं, फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से, ठीक है। फिजिकल मेथड जैसे हैंड पिकिंग होगा, सीविंग होगा, वीविंग हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम एक ऐसे सब्सटेंस को कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे मान लें इंक है, ठीक है। इंक मिक्सचर है डाइस का, कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो देखिए, उसको सेपरेट करने का ये तरीका है कि आप उसको एवोपरेट कर दीजिए, ठीक है। एक बीकर लीजिए और उसके ऊपर एक वॉच ग्लास लीजिए, वहाँ पे आप इसको एवोपरेट होने दीजिए पानी को। तो पानी के जो वेपर्स हैं वो इंक को हीट देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इंक के अंदर से
और भी कलर्स निकलते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको एक बात की ये पता लगी कि जो एवेपोरेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए, किसको, वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो एयर की प्रेजेंस में आते ही उड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उनके ऊपर से प्रेशर रिड्यूस करोगे वो बाहर निकल जाएंगे और वो उड़ जाते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो नहीं उड़ते। वोलेटाइल का मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपका परफ्यूम है, आप जैसे इसको स्प्रे करते हो तो आपको बस सेकंड्स के लिए दिखता है, वो जो उसकी गैस है वो सेकंड्स के लिए दिखती है, बाद में उड़ जाती है। सो दैट इज़ वोलेटाइल। आप देखिए एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वोलेटाइल, बिकॉज आपने देखा है कि आप उसको लगाओगे थोड़ी देर दिखेगा आपको लिक्विड सा, फिर वो उड़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो एवोपरेशन का ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल पूछा जा सकता है कि एवोपरेशन का क्या प्रिंसिपल है, वो कौन सी सेपरेशन टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे चलते हैं हम इसमें। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सॉरी, क्रोमेटोग्राफी नहीं, सेंट्रिफिकेशन है। सेंट्रिफिकेशन से देखिए आप क्या समझते हैं, सेंटर से मतलब एक ऐसा फोर्स जो सेंटर से जनरेट होता हो, ठीक है। अब ये फोर्स जनरेट कैसा होता है, ये फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू फास्ट मूवमेंट, फास्ट रोटेशन से, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है इसका, इसका ये प्रिंसिपल है कि जब हम किसी मिक्सचर को फास्टली रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो बॉटम पर रह जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो उड़ के बाहर आ जाते हैं। देखिए अपने जो विलेजेस से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि लस्सी हम कैसे निकालते हैं। जो गांव में पहले हम लस्सी निकालते थे, हाथ वाली चर्निंग मशीन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। उसमें क्या होता था, हम हाथ से रोटेट करते थे उसको, लस्सी को, उसमें से फिर मक्खन निकलता था। वो मक्खन कैसे निकलता था कि आप रैपिडली उसको रोटेट करते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो हैवी लस्सी थी वो नीचे रहती, सॉरी हैवी मक्खन है वो नीचे रहता था और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस सेंट्रिफिकेशन होता है। अब इसके देखिए और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इसको हम डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ में, ठीक है, यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या चेक करते हैं, हम यूरिन को अलग करते हैं और बाकी कंपोनेंट से, ताकि पता लग ये पता लग पाए कि यूरिन के अंदर क्या क्या मौजूद है। डेयरीज के अंदर यूज़ करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है अभी ये, ठीक है, बटर और क्रीम को अलग करने के लिए। ये देखिए वॉशिंग मशीन में यही प्रिंसिपल यूज़ होता है, ठीक है। हम फास्टली रोटेट करते हैं वॉशिंग मशीन को, सॉरी हम नहीं करते, मशीन रोटेट होती है, ताकि वो वाटर को, जो क्लोथ्स हैवी है वो नीचे रह जाए और जो पानी है वो उड़ जाए, ठीक है। So there was this question that was asked in CDS 1 2019. So it is also a very recent question. ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये था कि वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मे बी सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय यूजिंग, ठीक है। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मतलब क्या है, जो सोल्यूबल नहीं होते, जो मिक्स नहीं, मतलब कभी भी डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। तो एज ए पार्टिकल्स लिक्विड से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हम जैसे मक्खन निकालते हैं, ठीक है, मक्खन क्या है, वो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल है, तो उसको हम हैवी रोटेशन से उसको रिमूव करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। डिकेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन में हम डिकेंट करते हैं, मतलब एक बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में हम चीज़ डालते हैं। उससे क्या होता है, जैसे आपने पानी है, पानी के अंदर मिट्टी भर रखी है, या आपने ग्लास ले लीजिए, ग्लास में आपने शुगर डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए और उसको मिक्स मत कीजिए। तो जब आप एक ग्लास से फास्टली दूसरे ग्लास में डालोगे तो शुगर नीचे के नीचे रह जाएगी, दैट इज़ डिकेंटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सेंट्रिफिकेशन। तो ये देखिए ये आंसर इसमें बुक में नहीं है, बट इट कैन बी आंसर्ड विद सिंपल लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। देखिए इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, क्रिस्टलाइजेशन होता है कि क्रिस्टल्स रिमूव करना एक उसमें से मिक्सचर में से, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको बताऊंगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन पर चलता है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी जनरल आप अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो, क्योंकि देखिए सेंट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया कि जैसे बटर है वो भी क्या है, इनसॉल्युबल पार्टिकल है, ठीक है। तो ये भी देखिए रिसेंट क्वेश्चन है, 2019 में ही पूछा गया था। अब देखिए हम आपको देंगे दो इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, मिसिबल, इमिसिबल्स याद रखिए, इमिसिबल आप समझ लीजिए जो मिक्स नहीं होते, इमिक्सेबल बोल दीजिए, ठीक है। जैसे आप बोल दीजिए ऑयल एंड वाटर।
आपको पता है कि ऑयल लाइट होने की वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। कभी भी आप देख लीजिए आपका हाथ गीला हो, उस पर ऑयल रख दो तो ऑयल हाथ के ऊपर ही रहता है, वो तैरता रहता है, ठीक है। वैसे ही आप देख लीजिए अगर कहीं पे आपके पास रिवर है या पॉन्ड है, वहाँ पे आप ऑयल डालोगे तो वो ऊपर ही फ्लोट करता है, बिकॉज लाइटर पार्टिकल्स हमेशा ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, हम ऑयल वाटर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी मैं इसको आपको मैंने इसकी एप्लीकेशन बता दी है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएगा और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे रह जाएगा। तो देखिए ये स्टॉप कॉक है, यहाँ से क्या होगा, जैसे आप इसको रिमूव करोगे, यहाँ से इसको खींचेंगे पीछे तो वाटर सारा नीचे आ जाएगा, और जैसे ही वाटर खत्म होने वाला होगा हम इसको फिर से पुश करके क्लोज कर देंगे। ये इसका प्रिंसिपल था कि दो मिसेबल लिक्विड्स को जो हैवियर लाइटर होगा वो ऊपर रह जाएगा और जो हैवियर है वो नीचे आ जाएगा। इससे देखिए हम स्लैग भी रिमूव करते हैं, ठीक है। स्लैग क्या होता है, कचरा, ठीक है। ये कहाँ पर कचरा बनता है, आयरन ओर में। जब आयरन को उसकी ओर से अलग करते हैं तो जो कचरा बनता है स्लैग, दैट इज काइंड ऑफ कीचड़ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो भी इसी तरीके से हम इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या है, मैंने आपको बताया था सब्लिमेबल मैटर है, ठीक है। ऐसा मैटर जो सब्लाइम हो जाता है। तो जो ऐसे पार्टिकल्स जो सब्लाइम हो जाते हैं उसको हम डायरेक्ट सब्लिमेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सॉल्ट ले लीजिए, साथ में अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। हमारा सॉल्ट क्या है, वो सब्लिमेबल मैटर नहीं है। तो जब आप उसको हीट करोगे इन दोनों के मिक्सचर को, सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, तो क्या होगा कि सॉल्ट उसमें सॉल्ट सॉलिड से गैस नहीं बनेगा, पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली गैस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज आवर सब्लिमेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं आपकी, जैसे आप अमोनियम क्लोराइड है, ये भी सब्लाइम पार्टिकल कैम्फर, मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिए थे काफ़ी। तो मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए आप डिफरेंट कलर्स को कैसे अलग करोगे, ठीक है। अब आपने देखा है कि डाइज बनते हैं, वाटर कलर्स हैं, कलर्स हैं। हम कलर के मिक्सचर से कलर्स बना सकते हैं अलग, और एक कलर भी डिफरेंट डाइज का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो देखिए एक डाई क्या होता है, डाई मिक्सचर होता है 2 और मोर कलर्स का, ठीक है। तो देखिए हम करते क्या है कि जो अगर हमें अलग करना है, ठीक है, 2 कलर्स को, तो हम क्या करेंगे कि जो कलर्ड पार्टिकल ज़्यादा सॉल्युबल है पानी में वो क्या करेगा, जल्दी राइज करेगा, मतलब जल्दी उठ के आएगा, और दूसरा जो पार्टिकल है वो नीचे बैठा रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक कलर ऊपर आ जाएगा, एक कलर नीचे आ जाएगा, और हम दोनों कलर्स को अलग कर पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। आप इसको मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सारा बता देता हूँ इसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर्स, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कलर्स को अलग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे सॉल्यूट को अलग करते हैं सॉल्वेंट से जिसमें जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्वेबल हो, ठीक है। जैसे देखिए कलर्स हैं, पर्टिकुलर कलर जल्दी डिजॉल्व होते हैं और पर्टिकुलर कलर्स ऐसे हैं जो डिजॉल्व नहीं होते। तो 2 कलर्स हम लेंगे, उसको हम ऐसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे जिसमें से एक कलर जल्दी डिजॉल्व कर जाए, दूसरा कलर जल्दी ना कर रहा हो। तो जो जल्दी डिजॉल्व कर रहा होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, और जो नहीं कर रहा होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो ऐसे हम डिफरेंट कलर्स को अलग कर सकते हैं। तो देखिए बिसाइड कलर्स हम इसको और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम देखिए इसको यूज़ करते हैं नेचुरल कलर से पिगमेंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ड्रग्स को ब्लड में से ड्रग्स को निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, तो ऐसा हो नहीं सकता इस पर से क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट, ऐसा कौन सी चीज़ है जो सेपरेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है रेडियो आइसोटोप्स, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा कुछ भी क्रोमेटोग्राफी में, तो इसे छोड़ दीजिए। देखिए कलर फ्रॉम डाई, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये देखिए कलर्स फ्रॉम डाई फर्स्ट, सेकेंड दे रखा है यहाँ पे पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ये भी तीनों
तीनों एप्लीकेशन गिवन है, सिर्फ एक क्या नहीं गिवन, रेडियो आइसोटोप्स। तो देखिए वही आंसर है, बस वही हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये सेकंड ऑप्शन था, आपका थर्ड था, ये फोर्थ था, ये तीन ऑप्शंस गिवन थे। अब देखिए कहाँ आपको भागना पड़ा, कहीं नहीं भागना पड़ा। 70 to 75% आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में से हैं। सो प्लीज़ आप रेफरेंस बुक पे भागने से पहले प्लीज़ डू कंप्लीट योर एनसीईआरटीज थॉरोली। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाए तो आप, मैं कहता हूँ एक बार रिवीजन और करिए, उसके बाद ही फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब इसके बाद आता है कि हाउ डू वी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। अब मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते, मिसिबल जो मिक्स हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। ठीक है, एसीटोन बिल्कुल वाटर की तरह दिखता है। ठीक है, आप उसको और वाटर को कैसे अलग करोगे। तो देखिए हम दो मिसिबल लिक्विड्स को, तो देखिए ये तब फायदेमंद होता है जब दोनों लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा हो। ठीक है, तो देखिए जब आप बॉयल करोगे एसीटोन को और वाटर के मिक्सचर को, तो क्या होगा कि एसीटोन जल्दी बॉयल कर जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो वाटर क्या होगा, एसीटोन जल्दी बॉयल कर जाएगा। ठीक है, वो बॉयल करेगा, बॉयल करके यहाँ पर हम यहाँ से वो पास करेगा, बॉयल होकर वेपर्स बनेगा, वेपर्स बन के वो यहाँ से जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कूलेंट रखते हैं। कूलेंट किसको रखते हैं, वाटर को। ठीक है, तो वाटर को हम रखते हैं कूल करने के लिए। यहाँ से वो हॉट आ रहा है, वो कूल होकर कंडेंस होगा, कंडेंस होकर वो यहाँ पर आ जाएगा एसीटोन। तो देखिए एसीटोन आ जाएगा यहाँ पर और बचेगा क्या, वाटर। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो ऐसे लिक्विड्स को अलग करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या होगा कि अगर आप दो आपके इमिसिबल चीज़ें हैं, सॉरी मिसिबल चीज़ें हैं जो कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उसी में यूज़ करते हैं ऐसे मिसिबल लिक्विड्स में जिनका बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से कम हो। याद रखिए डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही फ़र्क है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन लिक्विड्स में यूज़ करते हैं जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम का है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। देखिए इसे हम एयर में से भी डिफरेंट कंपोनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपका फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोल है, डीजल है, वो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग करते हैं। अब करते कैसे, देखिए प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है उन्होंने कि एयर को हम पहले कंप्रेस करते हैं प्रेशर बढ़ा के, फिर उसके बाद उसको टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से क्या होता है, वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर वो लिक्विड बनता है। अब लिक्विड को हम धीरे धीरे पास करते हैं कॉलम से। ठीक है, वहाँ कॉलम से वो लिक्विड पास करता है और एक अलग कंटेनर में वो स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा जल्दी बॉयल हो सकता है वो जल्दी अलग हो जाएगा, जो लेट हो सकता है वो लेट सेपरेट होगा। सो दिस इज द यू कुड से द सेटअप फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब देखिए अब क्रिस्टलेशन क्या होता है, मैंने आपको बोला था क्रिस्टलेशन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्रिस्टलेशन मेथड यूज़ किया जाता है लिक्विड्स को सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, देखिए एग्जांपल दे रखा है उन्होंने सॉल्ट का, हम सी से सॉल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो जो सी से सॉल्ट हम निकालते हैं वो भी इसी मेथड से निकालते हैं हम। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन से। एवोपरेशन भी यूज़ होता है इसमें, बट एवोपरेशन के साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन भी यूज़ होता है। देखिए इसमें क्या है, जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं वो हमने सी से अलग निकाल दिया। आपको पता है सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमारे सॉल्ट होता है, तो इस वजह से क्या होता है, हम सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं इजीली फ्रॉम सी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ एडवांटेजेस हैं क्रिस्टलाइजेशन के ओवर एवोपरेशन। क्या है कि देखिए कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो एवोपरेट हम करते हैं, एवोपरेट करने के बाद क्या होता है, उनके अंदर गंदगी होती है और वो उसी गंदगी के साथ एवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में जब वो कंडेंस होते हैं तो हमारे पास वो इम्प्योरिटी के साथ आते हैं। सो दैट इज़ द केस ऑफ एवोपरेशन। पर क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास प्योर पार्टिकल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन का एडवांटेज है ओवर एवोपरेशन। एवोपरेशन में हम क्या करते हैं, वेपर्स में चेंज करते हैं एक लिक्विड को ताकि जो सॉलिड पार्टिकल हो बाहर आ जाए। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम क्रिस्टल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, ऐसे सॉलिड जो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे उनको रिमूव करेंगे उसके सोल्यूशन से। ठीक है,
अब देखिए आ जाते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। तो देखिए फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, जैसे कि हाइट, वेट, लेंथ, डेंसिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। केमिकल चेंज क्या होते हैं? जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ठीक है, जैसे कि रिएक्टिविटी, कोई मैटर कैसे रिएक्ट कर रहा है दूसरे के साथ, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए आप बोलोगे कि तो इतना छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर क्या PYQ बनेगा? तो देखिए मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ एक PYQ। देखिए क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। और अब यहाँ देखिए बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, ठीक है, बर्निंग केमिकल चेंज है, ठीक है। तो देखिए पेपर जब बर्न करता है, ठीक है, केमिकल चेंज की क्या प्रॉपर्टी? केमिकल चेंज में ये होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और जब वो हो जाता है ना एक बार, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक प्लास्टिक की रॉड थी वो तोड़ दी, आप उसको फिर से जोड़ सकते हो क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, उसकी लेंथ चेंज हुई है, ठीक है। बट वहीं पे आप उसको प्लास्टिक को मेल्ट कर दो, आप फिर से उसको प्लास्टिक नहीं बना सकते क्योंकि आपने उसको मेल्ट करके उसकी केमिकल बाइंडिंग, केमिकल बॉन्ड्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखिए जब नई चीज़ बन जाती है, जैसे दूध से दही बन जाती है, तो अब दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, ठीक है। तो दूध से दही बनना इज अ केमिकल चेंज। अब देखिए अब प्योर सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बने होते हैं, जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा हम आगे चलते हैं। एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए अब एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में हमने डिवाइड कर रखे हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? आपको पता है, जो हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको सोनोरस बोलते हैं, जो शाइनिंग होते हैं उनको लस्टरस बोलते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है। नॉन मेटल्स नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, ना वो लस्टरस होते हैं ना वो सोनोरस होते हैं, ठीक है। मेटल का एग्जाम्पल देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। नॉन मेटल का ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड्स पे जाइए। ये तो था एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही एटम के बने होते हैं, एक ही एटम के जोड़ के बने होते हैं, ठीक है, एक एटम के जोड़ के बने होते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड अगर हम ले रहे हैं तो गोल्ड क्या है? गोल्ड के एटम्स के एटम का जोड़ है वो, कई सारे गोल्ड के एटम मिलके वो एक जो आप ऑर्नामेंट वियर करते हो वो बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के जो बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए कंपाउंड के ऊपर भी स्ट्रेट एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये है मिक्सचर्स, ये है कंपाउंड्स, दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। एलिमेंट्स जब रिएक्ट होते हैं तब कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। और एलिमेंट और कंपाउंड दोनों अगर आप नॉर्मली मिक्स कर दो तो एक मिक्सचर बन जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड बनने के लिए रिएक्शन होना ज़रूरी है, पर मिक्सचर बनने के लिए कोई रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को मिक्स कर दो, जैसे कि आप मिट्टी ले लो, पानी ले लो, मिक्स कर दो, मिक्सचर बन गया, ठीक है। मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल मतलब क्या है? जिसमें वेराइटी हो, जो अलग अलग हो, ठीक है। पर कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब क्या है? जैसे आपने देखा है, मैं आपको कंपाउंड को एग्जांपल देता हूँ, वाटर H2O, ठीक है। H2O का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। जब 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तभी ही आपका वाटर बनेगा। अगर आपने 3 हाइड्रोजन ले लिए तो कभी वाटर नहीं बन पाएगा, और आपने 2 ऑक्सीजन ले लिए तब भी कभी वाटर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन में मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी के ऊपर एक PYQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, कौन सी नहीं है? तो देखो पहली लाइन बोल रखी है इसने, कंपोजिशन इज वेरिएबल, ठीक है। और देखिए हमने क्या पढ़ा है कि उनका कंपोजिशन वेरिएबल नहीं होता, हमेशा फिक्स होता है, कभी वेराई नहीं करता, ठीक है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो पानी है वो H2O की बेस पे बना हुआ है, और जो ऑस्ट्रेलिया में वाटर मिल रहा है वो H3O या फिर H2O2 पे बना हुआ, ठीक है।
अब देखिए जो एलिमेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग है। जब वो कंपाउंड बन जाता है वाटर का, तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है एलिमेंट से, ठीक है। पर मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल जिनसे वो बना होता है उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है। हम इसको डिफरेंट फिजिकल मेथड्स से सेपरेट कर सकते हैं, पर इनको सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहीं तक हमारा चैप्टर था, थोड़ा बड़ा हो गया, पर आप देखिए हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आप देखिए कितने सारे प्रीवियस से क्वेश्चंस थे, अगर मैं चाहूँ तो इसमें से कई क्वेश्चंस मैं ड्रॉप कर सकता था, पर मैं ड्रॉप करूँगा तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इन फ्यूचर लगे कि हमने कुछ मिस किया है। हम कुछ मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट को रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे पढ़ने के लिए। हम वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कई स्टूडेंट्स थाउजेंड ऑफ रुपीज़ दे के उनको मिल पाती है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम देखना पड़ रहा है तो आप ये मत समझिए आपको कुछ वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऑफ द टॉपिक कुछ नहीं पढ़ाया। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस पे इंपॉर्टेंट था मैंने सिर्फ आपको वही बताया और विद रेफरेंस बताया, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उससे रिवाइज कर सकते हो और आप इसको रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। वी आर रैपिंग अवर वीडियो विद दिस, एंड प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट करंट अफेयर्स, डिफरेंट टॉपिक्स, स्टैटिक टॉपिक्स और गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज।